वक्त खराब है, मुझे पढ़ने के लिए भी उठा दिया गया। ये दोनों पीछे पड़े हुए हैं, मैं जितेंद्र हूँ इस समय। तो इस जितेंद्र के लिए एक बार तालियां बजाइए। और मैं सच बात है कि जब से मेरी अटैची कोई, तब से सुरेंद्र जी के चेहरे पर बहुत चमक आई है। और अगर ऐसे ही है, मेरी अटैचियों से ही इनको है, तो मैं कल अपना मकान भी खो दूंगा। आप खूब प्रसन्न रहिए। जब मेरा मोबाइल खोया तो जो विष्णु सक्सेना जी मुस्कुराए, बोले सर्वेश आज तुमको देख के बहुत मजा आएगा। हमने कहा क्यों? बोले आज ना तुम व्हाट्सएप कर पाओगे, ना फोटो खींच पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आज हम तुमको विवश देखेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हम तो सामने जनता को देख के भी खुश हो लेते हैं, क्योंकि मेरा नाम इस्माइल मैन है। मैंने दुखी होना सीखा ही नहीं। मेरा फोन खो गया, मैंने विष्णु जी के फोन से इतने फोन किए कि इनका बिल 4 गुने आएगा। आइए तो मैं शुरू करने की कोशिश करता हूँ। अभी अंकिता ने बहुत प्यारा गीत पढ़ा कि वो धोखा दे गया तो आंसू। ये हम जो लखनऊ के जो पुरुष हैं, जब कोई धोखा दे जाती है तो दुखी नहीं होते हैं, वो उसकी बहन के साथ शादी कर लेते हैं। हमने यही किया, हमने उसके बहन के साथ शादी कर ली। बाद में पता चला वो बहन नहीं थी, वो तो काम करने वाली थी। तो ये कभी कभी इस तरह के धोखे भी हो जाते हैं। हम लोग खाली सोच पाते हैं, पर जो हाथ से कभी है वो श्रृंगार सिर्फ सोच पाता है, उसको कोई सीरियसली लेता नहीं, बिल्कुल सीरियसली नहीं लेता। ये लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। हाथ से कभी श्रृंगार कैसे सोचेगा? मैं 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं, आप लोग आनंद की तालियों से यात्रा शुरू कीजिएगा, क्योंकि हास्य के हस्ताक्षर होने हैं अंत में सुरेंद्र जी के द्वारा। एक हाथ से कभी श्रृंगार कैसे सोचता है, मुझे आप लोग दिखाई नहीं पड़ रहे। 2-3 लोग चुटुर पुटुर ताली बजा दें तो मेरा काम हो जाएगा। बस मैं लखनऊ का आदमी, बहुत ज्यादा शोर से भी नहीं काम होता है। आदरणीय अनिल मिश्रा जी को प्रणाम। बगल में ADRM साहब बैठे हैं। मुझे 3 पोस्ट मालूम है रेलवे की। नहीं, भगवान कसम सही कह रहा हूँ, झूठ आज तक बोला ही नहीं है, बिल्कुल नहीं बोला। मुझे एक तो DRM शब्द पता है, दूसरा ADRM शब्द पता है, और एक सीनियर DCM पता है। सीनियर क्योंकि जैसे हमारा टिकट नहीं कंफर्म हुआ तो हम सबसे पहले सीनियर DCM साहब के पास जाते हैं। वो अगर करा देते हैं तो हम बाकी दोनों अफसरों को छोड़ देते हैं। अगर नहीं हुआ तो फिर हम ADRM साहब के पास जाते हैं। फिर अंत में जब DRM साहब के पास जाते हैं तो कलकत्ता से यहाँ तक बिना टिकट आ जाते हैं। बिल्कुल किसी ने पूछे नहीं, इतना स्वागत आज रेल ने हमारा किया है। वो स्टेशन सियालदह स्टेशन से यहाँ तक हमको लग रहा था जैसे हम खुद रेल मंत्री हो। बिना पैसे के खाना, 3 बार चाय पूछी गई। मैं अपने आप को बाराती समझ रहा था और सुरेंद्र जी को बारात का ससुर समझ रहा था। ये ऐसे चल रहा था। तो हाथ से का व्यक्ति देखे, मेरी सारी अटैची सब धुली जा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। तो जो हाथ से का कवि है वो श्रृंगार कैसे सोचेगा? इतनी अच्छी पंक्तियां लिखी नहीं गई। मैं अक्सर सोचता हूं तुम मिलो कुछ बात हो जाए। अंकिता, मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं कि दुखी मत हुआ करो। ऑप्शंस हैं भारत में, विकल्पों का राष्ट्र है ये। हम लोग हर 5 साल में विकल्प तलाश रहते हैं, जब अच्छा विकल्प नहीं मिलता तो दोहरा देते हैं। यही चलता है। देखिए अभी यहाँ झारखंड में विकल्प आ गया, तो विकल्प में संकल्प अगर आप साध लें तो कभी दुखी नहीं होंगे। विकल्पों वाली बात। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़ा वाह वाह करिएगा। हाँ ऐसे। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। ये सब रेल के ही लोग हैं पक्का, कोई कविता शायरी का आदमी नहीं है। अगर हरा सिग्नल हो गया तो ट्रेन चल पड़ेगी, चाहे भीड़ जाए जाके सामने। मैं अक्सर देखिए, जब पहला मिसरा कहा जाता है तो वाह की जाती है, जब उसको दोबारा कहा जाता है तो चुप रहा जाता है, जब फिर से तीसरा कहा जाता है ऐसे सुना जाता है। अब मैं फिर से देखिए प्रयोग करता हूँ। फिर से शुरू हो रहा है, ये नहीं दूसरी बार समझ के चुप बैठे रहो। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए।
मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। हाँ, अब इसको थोड़ा बढ़ाना है। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। अब बताइए इससे ज्यादा तगड़ा श्रृंगार क्या हो सकता है? कितना महंगा श्रृंगार है। 4 पहिए आप पंचर करवा रहे हैं, एक पहिया 4,500 का एक टायर आता है। 4 से गुणा करिए कितना महंगा हुआ। तो लेकिन आप लोग तो रेल से चलते हैं, पंचर होती ही नहीं है, क्या करें। बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। अच्छा, 6 बजे का टाइम यहाँ का इस कवि सम्मेलन का आदरणीय मिश्रा जी 6 बजे का तय था। हमको राकेश जी ने बताया था 6 बजे है। तो हम लोग 8 बज गए तो हम लोग खूब खुश हुए। हमने कहा सिर्फ आखिरी काम होना है, पेमेंट लेके लौट पड़ना है। लेकिन हमको पता था कि रेल एक एक पैसे का हिसाब लेती है। अच्छा, मैं ये भी भूल गया था कि रेल का कार्यक्रम है, टाइम से कैसे शुरू हो सकता था। तो इसलिए बहुत बहुत बढ़िया। बहुत देखिए, यही वाह चाहिए। क्योंकि मैं जो शुरू में कहने जा रहा था कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, तभी इस दौरान ये लोग दोनों बच्चियां आ गई थी। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, जिंदगानी में रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। जब पानी बरस रहा था तब आपने नहीं सोचा होगा कि इस खुले में ये कवि सम्मेलन हो सकता है, लेकिन ये निर्धारित था इसलिए हो रहा है। मैं एक कविता सच्ची घटना पर आधारित सुनाता हूँ। मेरे पास मुझे 5 मिनट का समय दिया गया था, उसमें से 1 मिनट बीत चुका है। मैं एक उससे पहले एक बात करूं। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं रेल का बड़ा अफसर बनूं, क्योंकि मेरे बगल में एक सेन साहब रहते थे। वो अक्सर पास से पूरे परिवार को ले जाकर के घुमा करते थे पूरे देश में। तो मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि ये रेल का बड़ा अफसर बन जाए, तो पासेस मिलेंगे, हमारे पिताजी फ्री में घूमेंगे। तो मैं पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक था, उसी का परिणाम है कि कवि हूँ। तो मैंने वो रेलवे एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, तो उसमें मैंने भरा, बिल्कुल भगवान कसम 80s की बात है। तो मैंने उसमें भरा, तो मार्कशीट तो आई मेरी एंट्रेंस की जो कंपटीशन हुआ था, लेकिन नंबर वहीं छूट गए। एक नंबर मिश्रा जी नहीं आया, खाली मार्कशीट। पिताजी बहुत नाराज, चाहते थे कि मैं रेल में नौकरी करूं। तो फिर मैंने उसमें जो ये आपका कमर्शियल वाला होता है उसकी जगह निकली, उसमें TTI वगैरह की मैंने उसमें भी भरा, उसमें भी मेरा नहीं हो पाया। तो पिताजी हिम्मत नहीं आ रहे थे, वो सोच रहे थे भले जो है 3rd क्लास का पास मिले। बोले तुम उसमें जाओ जो लाइन पे ठोकते हैं। मैंने उसमें भी ट्राई किया, तो उसमें भी नहीं लिया गया। पिताजी बहुत नाराज, बोले इसको घर से निकाल दो, मेरी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाया। तो हमारे टाइम के पिता लोग डायरेक्ट नहीं कहते थे, माता जी के थ्रू कहलाते थे। अम्मा ही हमारी बोली पिताजी कह रहे हैं तुम्हारे कि घर से निकल जाओ, कल दिखाई न पड़ना। अच्छा, इसका अर्थ होता था नहीं दिखाई पड़ना। तो फिर माँ ही थी, बोली जाओ पैर वैर पकड़ लो, तो आखिर बाप तो तुम्हारे ही हैं, माफ कर देंगे। तो वो भी क्या कर पाए जिंदगी में जो तुमको घर से निकाल देंगे। तो हम गए, कविता सही घटना है, तुम तो पैदा नहीं हुई थी। तो हम गए पिताजी के, हमने पैर पकड़े, हमने कहा पिताजी हमको माफ कर दीजिए, एक मौका और दे दीजिए, मैं रेल के बड़े बड़े अफसरों से ऊपर उठकर दिखाऊंगा। आज मैं ऊपर खड़ा हूँ, सब नीचे बैठे हैं। आज जाके मैंने बदला लिया। तो सत्य घटनाओं से जो कविताएं निकलती हैं, जो मुस्कुराहटें निकलती हैं, सत्य है। मैं एक अपनी प्रतिनिधि कविता सुनाता हूँ, ये भी सत्य घटना पर आधारित है और आप सब लोग भी इस प्रक्रिया से गुजरे होंगे। मैं पहले क्लीन शेव रहता था, ये दाढ़ी नहीं थी मेरे चेहरे पे, मैं बड़ा क्यूट टाइप का हैंडसम था, बहुत सुंदर था मैं। हम 10 भाई बहन हैं, नहीं है भगवान कसम है, झूठ तो बोला ही नहीं यार, कभी नहीं झूठ बोला है, सब जानते हैं, मंच जानता है, कभी झूठ बोला नहीं। तो 9 भाई बहनों की शादी हो चुकी और मेरी शादी न हो, मैं क्लीन शेव रहता था, ब्यूटीफुल टाइप का हैंडसम था मैं, हैंडसम तो खैर आज भी हूँ,
ब्यूटीफुल टाइप, कोई ससुर आता ही नहीं था। मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी। पिताजी की सिर्फ ये समस्या कि किसी तरह इसकी शादी हो जाए, कोई ससुर आए ना। कोई नहीं आए, एक आया, बता रहे कहाँ से एक आ गया, हमको देखा और चल दिया। पिताजी ने पूछा भाई साहब क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन शादी करेगा, ये तो बच्चा है। मुझे बहुत बुरा लगा, उन्हें बच्चा कह रहे हैं, मैं 25-26 साल का हो चुका हूँ, बच्चा कह रहे हैं। फिर मैंने पूरी दाढ़ी रख ली खूब तगड़ी। दूसरा आया, दूसरा है, वो भी देख के चल दिया। पिताजी ने कहा आप क्यों जा रहे हैं? बोला इससे कौन करेगा, ये तो गुंडा है। तब मैंने मध्य मार्ग अपनाया, फिर भी कोई प्रपोजल नहीं आया। एक आ गया अचानक, एक आ गया। फिर हमको देखा, अजीब था वो ससुर हमारा, जो बाद में हो नहीं पाया। सर मैं बोलेगा तो उसका फोटो चाहिए। बाद में नहीं हो पाया। जैसे कभी आप अप्लाई करिए, छुट्टी नहीं सैंक्शन होती है, ऐसे हो जाता है कोई। तो वो आया ससुर, हमको देखा तो बड़ा हिम्मती था। मेरे पिताजी से कह रहा है अस्थाना साहब ऐसा है, आपका बेटा हमें पसंद नहीं है। मुंह पे कह रहा है। अच्छा मेरे पिताजी उनके मन की बात उस समय खुली जब उसने कहा कि अस्थाना साहब आपका बेटा हमें पसंद नहीं। तो मेरे पिताजी का जवाब, आपके ठहाके, आपकी तालियां और मेरी कविता प्रारंभ। तो पिताजी से कहा अस्थाना साहब आपका बेटा हमें पसंद नहीं। पिताजी बोले भाई साहब पसंद तो हमको भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें? तो ये था। लेकिन फिर ये हुआ, एक दिन सुरेंद्र जी आए हुए थे। सुरेंद्र जी ने पिताजी से कहा भाई साहब ऐसा करो, सर्वेश का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, शादी का विज्ञापन, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। बिल्कुल सच्ची घटना, सुरेंद्र जी का किया था सारा। तो मेरा शादी का विज्ञापन निकाला गया, उसमें मेरी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, वो गलती से मिश्रा जी 82 साल छप गई। अब हम निश्चिंत हो गए। हमने कहा अब मेरी शादी नहीं हो पाएगी, कोई प्रपोजल नहीं आएगा, मुझको कुंवारा ही रहना पड़ेगा। चूंकि अटल जी के शहर लखनऊ से हूँ, इसलिए हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री भी बनना पड़ जाए। लेकिन मेरे लिए प्रपोजल्स आए 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने अपने पिताजी की तरफ देखा, उनकी उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे सवाल किया, हमने कहा पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया है कि अपने लिए निकलवाया है? बस वहीं से कविता बनी थी। 2 मिनट में कविता मैं खत्म करता हूँ। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। आप लोग निविदा सूचना जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। निविदा सूचना को हिंदी में टेंडर नोटिस कहते हैं। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। अब आपकी मुस्कान शुरू होती। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है, अब तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथी पंक्ति पर पूरा धनबाद मंडल तालियां बजाकर मेरी थकावट दूर कर दे। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा, विष्णु भैया, पिताजी को लगा मामला संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाहियों के बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा महोदय कौन हैं आप। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा महोदय कौन हैं आप। वो बोला पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा महोदय कौन है आप। वो बोला पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप।
आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। मित्रों, इशारा समझ जाइएगा तो आशीर्वाद दे दीजिएगा। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊंगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, आप मुझे हताश मत कीजिएगा। इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन बेटी को सुहाग तो मिल जाएगा। और मेरी समझदार बेटी, मैंने जो समस्या आपके सामने उठा दी, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी और आपका इशारा पाते ही स्टोव से जलकर मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में, इन पंक्तियों में आपकी सहमति चाहता हूं, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं। और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का प्रायश्चित करती रहती हैं। इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, कि जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता इस्माइल मैन सा दिख रहा हूँ, कविता समाप्त हो रही है, आखिरी पंक्ति। तो भाइयों बहनों, कि जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता इस्माइल मैन सा दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। बहुत बहुत आभार।